गुड इवनिंग भाई लोग. प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर. ठीक है, आज तुम्हारी ऑफिशियली लास्ट क्लास है, तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है भाई लोग, शैल वी स्टार्ट. अच्छा हाँ, टोशेंट फंक्शन भी हुआ बाकी है ना. ठीक है, टोशेंट फंक्शन भी है. हाँ, टोशन फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे टोशन फंक्शन. डोंट वरी, टोशन फंक्शन भी आज ही डिस्कस कर लेंगे. चलो पहले टोशन फंक्शन ही पढ़ा देता हूं, फिर रिकरेंस लेके आता हूं. ठीक है, चलो टोशन फंक्शन लिख लो हेडिंग. इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है. ये बता देता हूं, ये स्टार्टिंग का 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन बढ़ा देता हूं. चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ. मेरे को क्या है, मैं कुछ भी पढ़ा दूं. बोलो जल्दी जल्दी बता दो. चलेगा? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, चलो दैट्स नाइस. एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर चंद्रयान 3. ठीक है, हम तो हमेशा चाहते हैं यार तुम लोग भी पढ़ो, इसरो इसरो में जाओ, डीआरडीओ में जाओ, अच्छा काम करो देश के लिए. एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ अस, टू एवरी इंडियन. चलो पढ़ते हैं. 20-25 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सुनना बस ध्यान से, फटाफट आ जाएगा. एक्चुअली ये एक नंबर थियरी का कॉन्सेप्ट है, टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है. ठीक है, टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है. ओह वेरी गुड भाई, तुम्हारी इंटर्नशिप है, बहुत बहुत तुम्हें बधाई. अरे मिस यू क्या लिख रहे हो, मैं कहां छोड़ के जा रहा हूं तुम्हें. पहले पढ़ लेते हैं, अब कोई चैट नहीं करेगा. देखो टोशेंट फंक्शन होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले ना उसको हम लोग ये कैलकुलेट करना सीखते हैं कि बेसिकली टोशेंट फंक्शन होता क्या है, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. देखो टोशेंट फंक्शंस जो है वो समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा, नंबर थियरी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग रिलेटिव प्राइम कहा जाता है. ठीक है, या तो इसे हम लोग रिलेटिव प्राइम कहते हैं कभी कभी, या तो इसे हम लोग को प्राइम कहा जाता है. तो या तो आप इसे रिलेटिव प्राइम कह लो, या तो आप इसे को प्राइम कह लो. तो ये रिलेटिव प्राइम या को प्राइम किसे कहा जाता है, जब अगर हमारे पास में दो एलिमेंट हो जाए जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, और अगर ये इट इज इक्वल्स टू 1 आ जाए, तो इसे हम लोग रिलेटिव प्राइम कहते हैं, या तो हम इसे को प्राइम कहते हैं. दीपांशु जैन, आप ना अपना इंटरनेट एक बार चेक कर लो. ठीक है, आई थिंक यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई क्लास, क्योंकि मुझे पता है, मैं सारे बच्चों का नाम मुझे पता है. आप पहली क्लास आए हो, आप बफरिंग लिख रहे हो. ठीक है, आज बहुत सारे बच्चे आए लाइव लास्ट क्लास से करके, इसलिए. ठीक है, तो एक रिलेटिव प्राइम कहा जाता है इसे, या तो इसे हम लोग को प्राइम कहा जाता है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, इसको हम लोग कहते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इट इज इक्वल्स टू 1. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख लूं कि जीसीडी ऑफ 3,5 जो होगा एंड देन इट इज इक्वल्स टू 1, तो मैं लिख सकता हूं कि 3 and 5 आर रिलेटिव प्राइम टू ईच अदर. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम हो जाएंगे. आप ये समझ जाओ कि चंद्रयान 3 की खुशी में आज बाबा सर टोशन फंक्शन पढ़ा रहे हैं, जो बेसिकली एक एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है, किसी से लेना देना नहीं है. हाँ, गेट में इसका अभी तक 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं. पहले इसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आते थे क्योंकि सिलेबस में नेटवर्क सिक्योरिटी होती थी, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होता था वो आरएसए में यूज होता था. लेकिन इसको अभी भी पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका एक रियल टाइम एप्लीकेशन यूज होता है टू फाइंड इट आउट द नंबर ऑफ जनरेटर्स इनटू द साइक्लिक ग्रुप.
ठीक है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दियागा तो मैं आपको फॉर्मूला सिखा दूंगा, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो लोग एआई और डीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है नंबर थियरी का, क्योंकि उसमें यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ पार्ट, ठीक है, तो वो यहां पर यूज कर सकते हो। हालांकि ये कहीं पर भी आए, लेकिन गेट के सिलेबस में बाबा सर हमेशा पढ़ाते हैं, तो आज भी तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, अगर बफरिंग है तो छोड़ के चले जाओ जो तुम्हारे साइड से है। तो जीसीडी ऑफ 3,5 इट इज इक्वल्स टू 1, तो 3 और 5 को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्राइम कहा जाता है, या तो इसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। अब जैसे मैं अगर 2 और 4 ले लूं तो 2 और 4 एक दूसरे के को प्राइम नहीं होंगे, 2 और 4 एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम नहीं होंगे, या तो इसे रिलेटिव प्राइम कहा जाता है या तो को प्राइम कहा जाता है, ठीक है। तो मैं मोस्टली अपनी क्लास में इसको रिलेटिव प्राइम ही कहता हूं, मैं को प्राइम नहीं कहता हूं, मतलब मैं सोचता हूं कि एक ही बच्चे को बताऊं, बट कहा तो दोनों जाता है। तो अब हम लोग रिलेटिव प्राइम के बारे में बात करेंगे कि रिलेटिव प्राइम होता क्या है। नंबर थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है कि जिसको रिलेटिव प्राइम कहा जाता है, जब दो एलिमेंट का जीसीडी लेने पे वो अगर 1 आए तो वो हमेशा रिलेटिव प्राइम होता है। तो सर ये टोशेंट फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली ये टोशेंट फंक्शन नहीं, इसको बेसिकली यूलर टोशेंट फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग यूलर टोशेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ना क्या हो गया, बार बार मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई बार बार मैं इतनी बड़ी इंग्लिश तो नहीं लिखूंगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया विच इज नथिंग बट फाई ऑफ एन। तो फाई ऑफ एन इज रिप्रेजेंटेड एज अ टोशेंट फंक्शन ऑफ एन। तो बेसिकली ये क्या कैलकुलेट करता है, ठीक है सर, रिलेटिव प्राइम तो आपने बता दिया, इसको आप इसके साथ में कैसे कनेक्ट करोगे? इसको मैं इसके साथ में ऐसा कनेक्ट करूंगा कि जो हमारा टोशेंट फंक्शन होता है बेसिकली वो क्या कैलकुलेट करता है, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि ये जो टोशेंट फंक्शन ऑफ 4 मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये ना टोशेंट फंक्शन हमें ये सिखाता है कि हम लोग जो है 4 से कम कितने रिलेटिव प्राइम होंगे। तो कहने का मतलब है कि टोशेंट फंक्शन हमें ये सिखाता है कि नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम्स विच इज लेस देन एन, ठीक है, विच इज लेस देन एन। तो अब अगर आपको किसी ने बोला कि भाई हम लोग टोशेंट फंक्शन क्यों कैलकुलेट करते हैं, तब आप उसको बोलो कि देख भाई बाबा सर ने बोला है कि रिलेटिव प्राइम कैलकुलेट करना होता है। काय का रिलेटिव प्राइम कैलकुलेट करना होता है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का रिलेटिव प्राइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर 2 का कैलकुलेट करना हो तो 2 के भी कैलकुलेट करेंगे, 3 का कैलकुलेट करना होगा तो 3 का भी कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि टोशेंट फंक्शन ऑफ 4। अब अगर आपको किसी ने ये देख लिया कि टोशेंट फंक्शन ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, तब आपको ये बोलना है कि 4 से कम कितने रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता है, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। तो 4 से कम नंबर में लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा और फिर मैं 4 लिख दूंगा। उसके बाद में पहले मैं ये एलिमेंट लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा कि जीसीडी ऑफ 1,4 इट इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक रिलेटिव प्राइम मिला, काउंट कर रहे हैं हम लोग। अब ये 2 आ गया तो ये जीसीडी ऑफ 2,4 एंड देन इट इज इक्वल्स टू 2, तो ये रिलेटिव प्राइम नहीं है। अब अगर 3 ले लूंगा तो जीसीडी ऑफ 3,4 जो होगा ये कितना आएगा, ये 1 आएगा, तो ये भी एक रिलेटिव प्राइम हो गया। उसके बाद में जीसीडी ऑफ 4,4, ठीक है, एंड देन इट इज इक्वल्स टू 4, तो ये तो काउंट नहीं होगा, इट इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में एक चीज ये आएगा, सर आपने ये 4 क्यों कैलकुलेट किया? किसी भी एलिमेंट का उसके खुद के साथ में अगर जीसीडी निकालोगे तो वो खुद ही एलिमेंट आएगा, है कि नहीं? अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं जीसीडी ऑफ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का खुद के साथ में लिखूंगा तो वो खुद आएगा एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो क्या जरूरत है इसको 4 को कैलकुलेट करने के लिए? इसलिए मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम्स विच इज बेसिकली लेस देन एन। लेस देन एन का मतलब ये होता है क्योंकि अगर वो खुद के साथ में लोगे तो आपको उतना ही रिलेटिव प्राइम, उतना ही जीसीडी आएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता है। अब यहां पर हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसलिए इसको कॉम्बिनेट्रिक्स में रखा गया है। मोस्टली लोग नहीं पढ़ाते हैं इसको, बट मैं तो कहता हूं कि इसको पढ़ना चाहिए। नंबर थ्योरी का अच्छा कॉन्सेप्ट है। गेट का अगर दिमाग सनका तो कभी भी ये उठा के क्वेश्चन दे देगा, 2 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि गेट का एक सबसे पुराना रूल ये है कि जिस चीज को आपने छोड़ा वही आप पेपर में देखोगे। जिस कॉन्सेप्ट को ये आप लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, वॉट एवर यू विल स्किप इट विल बी इन योर गेट एग्जामिनेशन। जिस चीज को आपने स्किप किया वो आपको गेट एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर टाइम कम है तो हम लोग सब्जेक्ट पूरा छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे, आज मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आज मैंने बैच परचेस किया, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूं? तो मैंने बोला कि मैं आपको क्लास के बाद में रिप्लाई करता हूं और उनको मैं यही बोलूंगा कि भाई कुछ अब टाइम तो नहीं है तो कुछ लेक्चर्स, कुछ सब्जेक्ट्स आप स्किप कर सकते हो।
अब कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बाबा सर बोल रहे हैं कि कुछ लेक्चर्स कुछ सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम नहीं है दोस्त, अभी क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो जो बच्चे ना ये मेरी रिकॉर्डिंग का ये क्लिप काटने वाले, तो उनको मैं बता दे रहा हूं ये मैं किस तारीख को बोला हूं, ये मैं 23 अगस्त को बोला हूं, ठीक है। ये चीज मैं 23 अगस्त को बोला हूं। तो अब वो क्लिप काट के बोल देते, बाबा सर बोलते कुछ कुछ सब्जेक्ट स्किप कर दो, और फिर वो फिर पता नहीं दे हेट मी, व्हाई यू नो, आई डोंट नो कि व्हाई दे हेट मी, बट दे हेट मी। कोई दिक्कत नहीं है, करो, तुम पहले नहीं हो, 12-15 साल से लोग हेट करते आ रहे हैं, इट्स ओके, आई डोंट माइंड इवन, ठीक है। बहुत लोग हेट करते हैं, अभी पिछले 2 साल पहले एक लड़का हेट कर रहा था, तो फिर ऐसे ही वो मेरे एफबी पे जुड़ा था मुझसे, तो मैंने उससे पूछा भाई कहाँ हो, तो बोलता है सर मैं, ठीक है जो भी है। तो मैं बोला मतलब ऐसा होता है, ठीक है, दे हेट मी बट आई डोंट नो व्हाई दे हेट मी। चलो अब चलते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब इसमें क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि जीसीडी ऑफ 2,3 भी जो होगा वो क्या होता है, वो भी बेसिकली क्या होता है ना, वो भी हमारा वो भी 1 होगा, लेकिन हम लोग किसके विथ रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम लोग जो विथ रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो 4 के विथ, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग किसके विथ रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम लोग जो विथ रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे 4 से कम जितने भी एलिमेंट होंगे उसके विथ रिस्पेक्ट में रिलेटिव प्राइम निकालना पड़ेगा। तो ये आप अगर देखोगे तो इस साइड का मेरा कांस्टेंट है, इस साइड मैंने 4 ही लिखा हुआ है, और मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो यहां पर भी 4 हो गया, 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 फिर मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3। तो इसका जो रिलेटिव प्राइम आएगा कि 4 से कम कितने रिलेटिव प्राइम आएंगे, तब आप लिखोगे कि 4 से कम जो रिलेटिव नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम आएगा वो बेसिकली 2 होगा, ठीक है। 4 से कम जितने भी रिलेटिव प्राइम, कितने रिलेटिव प्राइम होंगे वो बेसिकली 2 होगा। इसका जो एक रियल टाइम एग्जांपल होता है कि अगर कोई एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, अब जैसे ये एक ग्रुप है, ठीक है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये क्या है, ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है। अब ये साइक्लिक ग्रुप में जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे, तो ये जनरेटर कैलकुलेट करने के लिए हम ये बता सकते हैं कि बेसिकली उसमें 2 नंबर ऑफ जनरेटर होंगे। तो ये जनरेटर का फॉर्मूला कौन देता है, जनरेटर का फॉर्मूला यूलर-टोर्शन फंक्शन देता है। तो इसको मैंने लिंक कर दिया, अब कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो चलो वैसे ही टोर्शन फंक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने 4 का कैलकुलेट किया, 4 का टोर्शन फंक्शन मुझे 2 निकल के आ गया। ठीक उसी तरीके से मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करूंगा कि टोर्शन फंक्शन ऑफ 3 कितना होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब अगर टोर्शन फंक्शन ऑफ 3 का कैलकुलेट करना होगा तो पहले मैं इसके साथ में कैलकुलेट करूंगा कि टोर्शन फंक्शन ऑफ 1,3 जीसीडी ऑफ 1,3 1। तो ये एक काउंट किया मैंने। 2 का अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि जीसीडी ऑफ 2,3 एंड देन आई विल बी गेटिंग एज 1। ये मैंने 2 काउंट किया, 3 तो नहीं आएगा, तो टोर्शन फंक्शन ऑफ 3 भी मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। टोर्शन फंक्शन ऑफ 4 भी मुझे मिल गया, टोर्शन फंक्शन ऑफ 3 भी मुझे मिल गया। अब ना मैं ऐसे ही मुझे मजा आने लगा, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा ना इसको 12 के लिए कैलकुलेट करता हूं, जस्ट फॉर फन। दिस इज 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 12। अब आप लोग धक्का मुक्की करोगे, बोलोगे सर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं बोलूंगा धक्का मुक्की नहीं करने का, सब लोगों को कैलकुलेट करने मिलेगा। तो ये एक रिलेटिव प्राइम हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये एक दूसरा रिलेटिव प्राइम हो जाएगा, ये नहीं आएगा बट ये आ जाएगा। 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, सॉरी 11 आएगा, 12 आएगा, 12 नहीं आएगा। तो अब अगर इसमें टोटल में कैलकुलेट करने जाऊं, वेरी गुड, तो ये एक रिलेटिव प्राइम मिल जाएगा, दूसरा 5 मिल जाएगा, तीसरा 7 मिलेगा और फिर 11 मिलेगा। तो टोर्शन फंक्शन ऑफ 12 कितना मिल गया मेरे को, 4 मिल गया। अब मैं ना एक थोड़ा सा फॉर्मूला में आप लोगों को सिखा देता हूं कि देखो टोर्शन फंक्शन ऑफ 12 जो है, इस चीज को मैं टोर्शन फंक्शन ऑफ 3 गुणे 4 लिख सकता हूं। सर लिख तो आप 6 गुणे 2 भी सकते हो, लेकिन आपने 3 गुणे 4 क्यों लिखा, मैं बताता हूं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोर्शन फंक्शन ऑफ 3 इंटू टोर्शन फंक्शन ऑफ 4। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो टोर्शन फंक्शन होता है वो मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर होता है। तो अगर टोर्शन फंक्शन ऑफ a डॉट b हो गया, इसी चीज को आप टोर्शन फंक्शन ऑफ a डॉट टोर्शन फंक्शन ऑफ b लिख सकते हो। ये एक चीज मालूम है, ये चीज एक आधार है, नेटवर्क सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है, आरएसए एल्गोरिथम, उसका बेसिस आपको यही है, टोर्शन फंक्शंस आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर।
चलो इस पे बात नहीं करेंगे, बट इसमें एक और पॉइंट आएगा कि जब मैं कभी भी जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी लिखूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली 1 आएगा। कहने का मतलब है कि टोशन फंक्शंस आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ये तभी होगा जब आप जीसीडी ए कॉमा बी इट इज इक्वल्स टू 1 लिखोगे। अब आपके दिमाग में वो जो उथल पूछ मच रही थी कि सर इसको 2 गुणे 6 क्यों नहीं लिखे, इसको 3 गुणे 4, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैं लिख सकता हूं कि जीसीडी ऑफ 3,4 इट इज इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए मैं मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर लिख सकता हूं। उसके बाद में 2 गुणे 6 नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 गुणे अगर 6 लिखोगे तो जीसीडी ऑफ 2 and 6 you will get as a 2 which is not a 1. So totient functions are multiplicative in nature. When it is multiplicative in nature, when GCD of a totient function of a dot b it is equals to totient function of a dot totient function of b. तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर totient function of 3 हमने कब कैलकुलेट किया था, पिछले वाले स्लाइड में कैलकुलेट किया था, इसका आंसर 2 आया था। totient function of 4 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर 2 आएगा, तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो बेसिकली 4 आएगा। तो मैंने एक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया, मैंने एक क्या किया मैनुअल कैलकुलेशन भी किया, फिर एक फॉर्मूला के थ्रू भी कैलकुलेट किया। तो यहां पर मेरे को ना एक फॉर्मूला निकल के आया, और वो फॉर्मूला मेरा ये है कि भाई टोशेंट फंक्शन ऑफ ए डॉट बी इट इज इक्वल्स टू टोशेंट फंक्शन ऑफ ए फिर टोशेंट फंक्शन ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है कि टोशेंट फंक्शन जो होता है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। और ये कंडीशन कब अप्लाई करते हैं, जब जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हमारा क्या होता है 1 होता है। इसीलिए मैं 12 को 3 गुणे 4 लिखा हूं। 12 को जो है वो मैं 2 गुणे 6 नहीं लिखा। 2 गुणे 6 नहीं लिखने का उसका रीजन है कि आपका ये जो जीसीडी आना चाहिए दैट इट शुड बी 1। ठीक है, तो ये मैंने मैनुअल कैलकुलेशन यहां पर किया है और फिर मैंने फॉर्मूलेटिक यहां पर किया। तो इस स्लाइड में अपने को 2 चीजें पता चली हैं। ठीक है, पहला ये कि टोशेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, और दूसरा टोशेंट फंक्शन का क्या मतलब होता है। टोशेंट फंक्शन का मतलब होता है कि कितने रिलेटिव प्राइम होंगे, 12 से कम कितने रिलेटिव प्राइम होंगे। तो वो ये नहीं पूछता है कि कितने कौन कौन से रिलेटिव प्राइम होंगे, वो ये पूछता है हाउ मेनी रिलेटिव प्राइम्स। वो ये नहीं पूछता है व्हाट आर द रिलेटिव प्राइम्स। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू व्हाट आर द रिलेटिव प्राइम्स। सर अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं पूछता कि व्हाट आर द रिलेटिव प्राइम्स, ये तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 12 को तो मैं अगर मैनुअल कैलकुलेट करूंगा तो बता दूंगा 1 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है भाई, 12 का कैलकुलेट कर सकते हो, 12,000 का कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी मैनुअल में। इसीलिए व्हाट आर द रिलेटिव प्राइम्स नहीं पूछा जाता है, नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम्स पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, यहां पर अपने को एक फॉर्मूला मिलके आ गया। अब चलते दूसरे फॉर्मूले के ऊपर। अब जैसे मैं अगर कैलकुलेट करूं कि टोशेंट फंक्शन ऑफ 7 क्या होगा, तब आप लिखोगे 1 2 फिर 3 फिर ये 4 फिर 5 और फिर 6 और 7, फिर आप बोलोगे वो मीम वाला वेट अ मिनट। ठीक है, ये क्या हो गए 7 जो है वो प्राइम है। अब जो 7 जो है वो प्राइम है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, वो खुद को छोड़ के बाकी के जो रिमेनिंग होंगे सबके साथ में क्या देगा, सबके साथ में जीसीडी, ठीक है, दिस कॉमा 7 इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो कहने का मतलब जो है कि टोशेंट फंक्शन ऑफ 7 इट विल बिकम व्हाट 6। इसको मैं दूसरे एक फॉर्मेट में लिख सकता हूं, और वो ये है कि टोशेंट फंक्शन ऑफ p एंड देन इट इज इक्वल्स टू p माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है, p इज बेसिकली योर रिलेटिव, सॉरी नॉट रिलेटिव प्राइम, p इज बेसिकली योर प्राइम नंबर। ठीक है, p इज बेसिकली योर प्राइम नंबर। तो टोशेंट फंक्शन ऑफ p इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू p माइनस 1। ये दूसरा फॉर्मूला मेरे को मिल गया जब कभी भी मैं लिखूंगा टोशेंट फंक्शन ऑफ p इट इज इक्वल्स टू p माइनस 1। तो इसके पहले वाली स्लाइड में मुझे ये पता चला कि टोशेंट फंक्शंस आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, और यहां वाली स्लाइड में मुझे ये पता चला कि अगर कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो सीधी सी बात है यार कि उसको कोई डिवाइड नहीं करता। अगर उसको कोई डिवाइड नहीं करता है तो उसको छोड़ के उसके पीछे के जितने एलिमेंट होंगे सारे के सारे रिलेटिव प्राइम होंगे। तो यही मेरा फॉर्मूला आ गया कि टोशेंट फंक्शन ऑफ p इट इज इक्वल्स टू टोशेंट फंक्शन ऑफ p माइनस 1। 2 स्लाइड खत्म हो गई, कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी था। अब ये स्लाइड जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि चलो कैलकुलेट करते टोशेंट फंक्शन ऑफ 49, तब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर कोई फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन यहां पर सर कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाले। सर जो है वो बेसिकली सारा एलिमेंट लिखने वाले हैं। अब मैं लिखूंगा 1, फिर 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, सर बोर हो गए, 28, लास्ट में लाके यहाँ पर 49 लिख दे, क्योंकि टाइम भी नहीं है अपने पास में, जगह भी नहीं है, और इतना जो है आप लोग ध्यान भी नहीं दे सकते। अब मुझे टोशन फंक्शन ऑफ 49 कैलकुलेट करना है, तो इसमें मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं इंक्लूजन वाला, सॉरी एक्सक्लूजन वाला। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ना टोटल एलिमेंट्स मेरे पास में जितना है, ठीक है, ये जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं मेरे पास में, उसमें से मैं नॉन रिलेटिव प्राइम को निकाल देता हूं। अब नॉन रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या होता है? नॉन रिलेटिव प्राइम का मतलब ये होता है कि जिसका जीसीडी एक ना आए। कहने का मतलब ये होता है कि जो उसको डिवाइड कर दे। अब नॉन रिलेटिव प्राइम इसमें से क्या होगा? 49 को कौन डिवाइड करेगा? 49 को डिवाइड करता है 7 डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं जीसीडी ऑफ 7,49 लिखूं तो ये आ गया 7, तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज हो गई आपकी नॉन रिलेटिव प्राइम। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिलेटिव प्राइम। क्यों? क्योंकि 7 49 को डिवाइड कर रहा है। अब आप लिखोगे कि 7 1 है, फिर अब देखोगे तो दूसरा ये जंप मारेगा 14 के पास में, फिर ये जंप मारेगा 21 के पास में आ जाएगा, फिर ये जंप मारेगा 28 के पास में, और फिर जंप मार के ये 49 के पास में चले जाएगा। तो ऐसे कितने नॉन रिलेटिव प्राइम आएंगे? तब आप लिखोगे कि सर टोटल एलिमेंट्स तो 49 है और नॉन रिलेटिव प्राइम जो है वो 7 है। लेकिन ये 7 कैसे आया? 7 आया क्योंकि 7 जो है ये 7 का जंप मारा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 7। ये 49 डिवाइडेड बाई 7 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि टोटल 49 है, 7 का अगर जंप मार रहा तो 7 ही बार जंप मारा उसने। अब इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई टोशंट फंक्शन ऑफ 49, ठीक है, टोशंट फंक्शन ऑफ 49 इट इज इक्वल्स टू 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 7। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, टोशंट फंक्शन ऑफ 49 को मैं क्या लिख सकता हूं? टोशंट फंक्शन ऑफ 49 को मैं लिख सकता हूं 7 स्क्वायर। दैट मींस इट विल बिकम 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। कहने का मतलब है, अब इससे मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा कि टोशंट फंक्शन ऑफ प्राइम रेज टू ए इट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी। क्योंकि टोटल में से नॉन रिलेटिव प्राइम निकाल दो। अगर ये पी रेज टू ए है, जहां पर योर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और p इज बेसिकली योर प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? प्राइम का जंप मार मार के नॉन रिलेटिव निकाल दे रहा है। तो मुझे यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, बता दो ये चीज समझ में आएगी नहीं? ये वाली स्लाइड ठीक है, डन, गॉट इट ना एवरीवन ब्रो? ठीक है, आज का डाकू कॉन्सेप्ट, डाकू कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, ठीक है, अब जैसे n है, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को नंबर थियरी के इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि P1 P2 P3 जो होंगे वो बेसिकली प्राइम नंबर होंगे। 41 21 भी इंक्लूड होगा। 49 के रेस्पेक्ट में 41 22 नॉन, हाँ सजल भाई मैंने वो निकाल दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि P1 रेज टू A, P2 रेज टू B, P3 रेज टू, दुनिया का कोई भी नंबर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपके अंदर वो क्यूरोसिटी बढ़ रही होगी, लेकिन होल्ड करो, पहले मैं इसकी कंडीशंस दे दूं कि A B C ये जितने भी कोएफिशिएंट है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं, और ये P1 और ये P2 ये जितने भी होते हैं दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स, दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। अब जैसे एग्जांपल के लिए 48 को आप कैसे लिखोगे? 48 को आप लिखोगे 2 इंटू, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम लोग एक काम करते हैं, 2 से ही चालू कर देते हैं या 4 से चालू करते हैं। 4 को आप कैसे लिखोगे? 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 0, 5 रेज टू 0, 7 रेज टू 0, ऐसे करते करते लिख सकते हैं। अब अगर 3 होगा या अगर 5 लिखूंगा, 5 को मैं लिखूंगा 2 रेज टू 0, 3 रेज टू 0 और फिर 5 रेज टू 1, फिर ऐसे लिख दूंगा। अब अगर समझो यहां पर मुझे 48 लिखना होगा,
48 के लिए 2 इंटू 24 लिखा, फिर 2 इंटू 2 इंटू फिर 12 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आपके पास में अगर आपका आईक्यू ज्यादा होगा मेरे से, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2⁻3, 3⁻1, फिर आप लिख सकते हो 5⁻0, फिर 7⁻0। तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप इसी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये आया। ठीक है, मैं बता रहा हूं भाई, प्रणीत भाई आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसको वैसे भी कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से आप ये जो बोल रहे हो ना कि 49 को हम लोग टोशेंट फंक्शन ऑफ 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनका जो जीसीडी आना चाहिए दैट शुड बी 1 आना चाहिए, लेकिन ये 7 आ रहा है तो इसलिए नहीं लिख सकते आप ये लिखोगे कि सर टोशेंट फंक्शन ऑफ 7 इंटू टोशेंट फंक्शन ऑफ 7, इसका आंसर 6 आ गया, इसका आंसर 6 आ गया, ऐसे तो 36 आ गया। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि मैंने जो फॉर्मूला दिया था वो आपने ध्यान से देखा नहीं। ठीक है, आपकी निगाहें कहीं और थी। मैंने ये लिखा था कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इट शुड बी 1 आना चाहिए। ठीक है, तब आप लिख सकते हो, तो उस तरीके से नहीं लिख सकते। हालांकि चलते हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट में, इसको दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, 2⁴ होगा, 2⁴ कितना हो जाएगा 16, दैट्स गुड। मैंने बोला ना आपका आईक्यू ज्यादा है मुझसे, तो इट विल बिकम 2⁴ एंड देन 3⁴ ठीक है, कहां गलती किया, यहां पर गलती किया, एक और 2 आना चाहिए। तो 2⁴ 3⁴ उसके बाद में आप ना कुछ और भी ले सकते हो। अब जैसे अगर आपने 110 ले लिया तो 110 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 55 लिखोगे, फिर उसके बाद में 2 इंटू 5 इंटू 11 लिखोगे। तो इसको इसके फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, इसको इसके फॉर्मेट में लिखोगे कि 2⁻1, 3⁻0 आ जाएगा, 5⁻1 आ जाएगा, 7⁻0 आ जाएगा, फिर 11⁻1 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इसके फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो दुनिया का आप जो है ना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसके फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ नंबर थियरी का ये कॉन्सेप्ट है। P1⁻A, P2⁻B, ये एक नॉर्मल, क्या कहीं पर भी मैंने टोशेंट फंक्शन लिखा है? मैं टोशेंट फंक्शन इस स्लाइड में नहीं पढ़ाया। इस स्लाइड में मैंने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर को लिखने का एक तरीका ये होता है। अच्छा, एक और तरीका होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिखने का, वो भी बता देता हूं, ये कहीं ना कहीं पर काम आता है। n it is equals to 2⁻k into y, जहां पर k it is greater than or equal to 0 and y is basically और ऑड नंबर। ठीक है, ये ऑड नंबर होता है। तो दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इसके फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ये आपको ना पिजन होल में कभी कभी काम आ जाता है। ठीक है, n it is equals to 2⁻k into y। हालांकि अगर ये चीज नहीं पता है आपको, तो जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो क्वेश्चन में मैंने सोचा था कि ये चीज मैं वहां पर बता दूंगा, तो ऐसा नहीं कि आपका कुछ छूटेगा, मैं बस यहां पर लिख दिया। हालांकि क्वेश्चंस में मैं इसको ले लूंगा, जिनको चाहिए रहेगा वो देख सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए रहेगा देख लेंगे बाद में भी। ठीक है, तो यहां पर मैंने टोशेंट फंक्शन नहीं किया। सर मेरा डाउट ये है, इसको रहने ही देता हूं ना, अगर स्लाइड में रहेगा तो क्या होता है। अब मेरा डाउट ये है कि सर आप ये n क्यों लिखे। मैंने बोला कि देख भाई, इस वाले स्लाइड में, ठीक है, एक से लेके यहां तक लिखते लिखते मैं थक गया, तो हर बार तो मैं मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉमन फॉर्मूला बनाऊंगा। अब मैं दुनिया के किसी भी टोशेंट फंक्शन ऑफ n को कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो सर आपने बोला कि n इट इज इक्वल्स टू P1⁻A, फिर P2⁻B, फिर P3⁻C, इस तरीके से और भी चीजें लिखी हैं। तो मैं दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का टोशेंट फंक्शन निकालना चाहता हूं, तो निकाल लो ब्रो। टोशेंट फंक्शन ऑफ n इस तरफ लिखा तो आप लिखोगे कि टोशेंट फंक्शन ऑफ P1⁻A लिख दोगे, P2⁻B लिख दोगे, फिर P3⁻C लिख दोगे, ऐसे करते। इसके आगे भी है, मैं नहीं लिख रहा हूं। बट ब्रो होल्ड ऑन, टोशेंट फंक्शंस आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोशेंट फंक्शन ऑफ P1⁻A मल्टीप्लाई टोशेंट फंक्शन ऑफ P2⁻B, फिर मल्टीप्लाई फिर टोशेंट फंक्शन ऑफ P3⁻C। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोशेंट फंक्शंस आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। बट होल्ड ऑन सर, 49 में हमने कुछ ऐसा ही किया था। बिल्कुल किया था। हम लोगों ने क्या किया था वहां पर, हमने लिखा था कि P1⁻A टोटल में से नॉन रिलेटिव प्राइम हम लोगों ने माइनस किया था। ठीक है, ये किसका आ गया, ये इसका आ गया। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इसका फॉर्मूला मैंने यहां पर दिया है, और वो ये है कि टोशेंट फंक्शन ऑफ 49 को मैंने कैसा लिखा था, 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 7। टोशेंट फंक्शन ऑफ 7 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। टोशेंट फंक्शन ऑफ P⁻A माइनस P⁻A डिवाइडेड बाय P। वही चीज मैं यहां पर भी लिख दिया, P1⁻A माइनस P1⁻B।
उसके बाद में ये हो गया P2 रेस टू बी माइनस P2 रेस टू बी डिवाइडेड बाई P2, ये दूसरे के लिए आ गया। फिर तीसरे के लिए मैं लिखूंगा P3 रेस टू सी माइनस P3 रेस टू सी डिवाइडेड बाई P3। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर कि मैं अगर इसमें से P1 रेस टू ए कॉमन लूंगा तो मेरा आंसर आएगा P1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई P1। इसमें से मैं अगर P2 रेस टू बी कॉमन लूंगा तो मेरा आंसर आएगा P2 माइनस 1 फिर डिवाइडेड बाई P2। फिर मैं लूंगा P3 रेस टू सी, फिर इसमें आएगा P3 माइनस 1 फिर डिवाइडेड बाई P3। अब अगर मैं इसी चीज को यहां पर लिखूं तो सबको ए वाले एलिमेंट को लिख लेता हूं, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, बाहर ले लो। ये क्या आएगा P1 रेस टू ए, फिर P2 रेस टू बी, फिर P3 रेस टू सी डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा आपका P1 माइनस 1, फिर आएगा आपका P2 माइनस 1, फिर आएगा आपका P3 माइनस 1 एंड देन दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय P1 डॉट P2 फिर डॉट P3। बट होल्ड ऑन ब्रो, ये वाली जो चीज है ये आपकी n है, ये देख लेना। तब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा टोशन फंक्शन ऑफ n, इट इज इक्वल्स टू n डॉट, फिर आएगा P1 माइनस 1, फिर आएगा P2 माइनस 1, फिर आएगा P3 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। अगर 3 प्राइम है तो 3 के लिए इतना ही आएगा, 4 आएंगे तो एक और आ जाएगा P1 डॉट P2 डॉट P3। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, खत्म हो गया टोशन फंक्शन। ऑलरेडी 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 कितना मिनट लगा, 25 मिनट, 20-25 मिनट, 20-25 मिनट में हो जाता है। ठीक है, देख लो, मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कौन से स्टेप में है। बाकी का तो मतलब कुछ नहीं किया है। इसके पहले वाली स्लाइड मल्टीप्लीकेटिव का मतलब ये होता है ना कि दोस्त आप ना इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है। पहले ये कॉमन मल्टीप्लाई था ना, तो इसको मैंने इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक जगह पर स्टेप देते जा रहा हूं मैं आपको। डन। ठीक है, मैं चाहता हूं ये फॉर्मूला आप लोग 5 बार लिखो, 5 से 6 बार लिख लो, अभी लिख लो सब लोग। ठीक है, कमेंट छोड़ो, अपने बुक में लिख लो सब लोग फटाफट। लिख के मुझे बता देना। ठीक है,
ये मैं क्या सर्च करूं मुझे भी नहीं पता, बट आ जाए। ठीक है, आई जस्ट वांट टू। तुम्हारे पास पेपर कब से होगा? आई थिंक इसके बाद में ही होगा। तो तुम लोग एक काम करो, ये देखो आईएससी बैंगलोर 96 में, ठीक है, 96 का एक पेपर डाउनलोड मारना, ठीक है, उसके बाद में लिखते जाओ। उसके बाद में 96 का एक डाउनलोड मारना, 2002 का एक डाउनलोड मारना, लिखते जाओ। 96 लिख लिया, 2002 लिख लिया, 2008 लिख लिया, 2016 लिख लो, ठीक है, और फिर तुम्हारा, ओके, ये हो गया, लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इस बार कौन सा आईएससी कंडक्ट कर रहे हैं ना भाई 2025 के लिए? ये क्या है यार साक्षी? आईएससी बैंगलोर इज कंडक्टिंग 2025। अगर नहीं पता है तो फिर क्यों दूसरे लोगों को आप गुमराह कर रहे हो? दो हजार चौबीस के लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं तुमको डाउनलोड करने के लिए राकेश जोशी, इतना तो तुम्हें भी पता ही है, ठीक है। मैंने बताया, कौन कौन से बताया, याद है तुमको? क्या लिखा मैंने? अरे एक 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 स्टूडेंट लिख रही है कि 2025 के लिए, ऐसा मत करो। 96, 2002, 2008, 2016, ठीक है, बता देता हूं। 96, 2002, 2008 और 16, ठीक है, ये चार पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हो गए, ठीक है। ये चार पेपर आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। इसको आप क्या करो मालूम है? इसको प्रिंट आउट मार के अपने पास में रखो, बस इतना ही बोलूंगा मैं, ठीक है। इसको ना प्रिंट आउट मार के अपने पास में रखो, इतना ही बोलूंगा मैं। बात का मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये हो गया आप लोगों को, बस इतना बता दो। बस इतना अभी फिलहाल के बोलूंगा, प्रिंट आउट मार के अपने पास में रखो, उसको रखे रहो, बस अच्छे से रखे रहो, ठीक है। ये हो गया ना आपका, दैट्स गुड। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अगर टोशेंट फंक्शन ऑफ 110 कैलकुलेट करना होगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं 110 को लिखूंगा, ठीक है, कि इट विल बी 2 इंटू 55, फिर मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 इंटू 11, राइट। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टोशन फंक्शन ऑफ एन, इट इज इक्वल्स टू एन, फिर ये P1 माइनस वन, फिर ये P2 माइनस वन, फिर ये P3 माइनस वन, एंड देन डिवाइडेड बाय इट इज P1 डॉट P2 डॉट P3, ठीक है। तो ये आ गया 110 आपका, ये आ गया 2 माइनस वन, 5 माइनस वन, 11 माइनस वन, एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 11। देखो कहीं पर भी रेस टू नहीं है, तो ये और ये चले जाएगा, तो यू विल गेट 1, दिस यू विल बी गेटिंग 4, दिस विल बी गेटिंग 10, तो ये कितना आ जाएगा? इट विल बिकम 40, राइट। ओके, कैन यू कैलकुलेट फॉर 248? व्हाट इज द टोशन फंक्शन ऑफ 248? कैलकुलेट फास्ट। इसका मैंने ऑलरेडी पीडीएफ दिया है, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो टोशन फंक्शन का, ठीक है। ठीक है, आ गया ना? दिस इज वेरी इजी, इट इज नथिंग मच इनटू दैट। 248 का कैलकुलेट करके बता दो मेरे को। वन ट्वेंटी आ गया सबको, दैट्स गुड। ओके, दैट्स नाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका टोशेंट फंक्शन।
49 का कैलकुलेट करना है, 49 का कैलकुलेट कर लो। 49 को कैसे लिखोगे? 2 रेज टू 0, 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 0, 5 रेज टू 0, 7 रेज टू 2, यही लिखोगे। तो आप 49 इंटू, ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या आएगी? ये रेज टू 0 है, 2 1 - 1, 3 1 - 1, 5 - 1, ऐसे ही आएगा। नो, जिसके रेज टू समथिंग आएगा, आई थिंक दैट वी हैव टू टेक इट। 49 7 - 1, कैलकुलेट करो कितना आएगा, हाउ मच यू आर गेटिंग। बराबर है ये? आ रहा है इससे 42। बोलो। पावर 0 के लिए नहीं ले रहे ना, वी आर नॉट टेकिंग फॉर पावर 0, वी आर टेकिंग ओनली फॉर 1। अगर पावर 0 होगा तो डायरेक्ट यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये फॉर्मूला विल बी फॉर रेज टू समथिंग। ठीक है, हो गया। क्लियर? ओके, रिकरेंस चालू करें, फटाफट बोलो, बोलो फटाफट, पढ़ा दूं आप लोगों को। अच्छा, रिकरेंस चालू करने के पहले क्या कोई मुझे ये बता सकता है हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू अ सेट? आपने ये पढ़ा है एल्गोरिथम में, ये हुआ क्या? टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इनटू सेट, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी तक सर पहुंचे वहां तक ही नहीं पहुंचे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, आएंगे सर, आएंगे थोड़ी टाइम के बाद। ओके चलो, अब इसके ऊपर हम लोग जाते हैं। देखो हम लोग ना, अब पिन ड्रॉप साइलेंस, लेट मी टीच यू समथिंग। देखो अब हमारे पास में आ रहा है रिकरेंस रिलेशन। अब ये रिकरेंस रिलेशन जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, कल मैंने आपको बताया था। एक होता है होमोजीनियस टाइप का, कि होमोजीनियस, ठीक है, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था। दूसरा रिकरेंस रिलेशन जो होता है, ठीक है, उसके बाद में होता है कि वो होता है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। So basically we are having the two different type of recurrence relation. One is called as a homogeneous recurrence relation, another one is called as a non-homogeneous recurrence relation. तो basically इनको पहचाना कैसे जाता है? अब जैसे एग्जांपल के लिए कल हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस देखा था कि a of n it is equals to a of n plus a of n minus 1, और let's consider कि 6 times of a of n plus 1 minus 7 times of a of n minus 2, ऐसा हमने एक इक्वेशन देखा था। अब उसके बाद में यहां पर एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल फंक्शन। अगर आपका नॉर्मल फंक्शन, अगर आपका f ऑफ n जब कभी भी 0 होता है तो इस चीज को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कल हम लोगों ने कितना पार्ट देखा था?
कल हम लोगों ने सिर्फ ये वाला पार्ट देखा था। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि a ऑफ n 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1, ये बेसिकली क्या है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ में मैं अगर f ऑफ n लिख दूं तो अभी तक हमने जितना भी होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा है उसमें ये वाली जो चीज थी ये छुपी हुई थी, ये हमें नहीं पता होता था और ना ही हम लिखते थे, लेकिन इसकी भी वैल्यू होती है। तो जब कभी भी आपका f ऑफ n इट इज इक्वल्स टू 0 होगा तब ये आता है होमोजीनियस इक्वेशन में। लेकिन अब अगर मैं इसको एक नॉर्मल तरीके से लिखूं कि लेट्स कंसीडर कि a ऑफ n x टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1, जनरल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, एंड y टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 2, एंड लेट्स कंसीडर कि f ऑफ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी f ऑफ n की वैल्यू लेट्स कंसीडर कि समटाइम्स इट कैन बिकम अ कांस्टेंट, दैट मींस इट कैन बिकम 1, और लेट्स कंसीडर इट कैन बिकम 2, और लेट्स कंसीडर कि इट कैन बिकम अ 3, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जैसे टावर ऑफ हेनाई का अगर मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो a ऑफ n 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, क्या ये टावर ऑफ हेनॉय का इक्वेशन है? ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एक ही होता है ना कि a ऑफ n 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1 एंड देन प्लस 1। तो कहने का मतलब है कि ये जो f ऑफ n आ रहा है, अगर ये आपका f ऑफ n अगर जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तब इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, इस चीज को हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा मालूम है, दैट आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि सम ऑफ टाइम्स f ऑफ n इट कैन आल्सो बिकम n, sometimes your f of n it can also become the n square, sometimes your f of n will also be an exponential। मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। एक कैटेगरी होती है कि आपको f of n आपका कोएफिशिएंट मिल जाए, एक कैटेगरी ये होती है कि आपका जो f of n होगा वो आपका कोएफिशिएंट मतलब नॉर्मल कांस्टेंट भी हो सकता है, f of n कांस्टेंट भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसी कैटेगरी मिलती है कि आपका जो f of n है वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है। कभी कभी आपकी ये कैटेगरी मिलती है कि लेट्स कंसीडर 2 रेज़ टू n हो सकता है। कभी कभी f ऑफ n लेट्स कंसीडर कि इट कैन बिकम पॉलिनोमियल इनटू एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो मोस्टली जो हमारे पास में इक्वेशंस आते हैं वो कांस्टेंट, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल वाले आते हैं। तो इसको ही हम लोग सॉल्व करते हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। बट सर मेरे को ना, क्या आप मेरे को एक आइडिया बता सकते हो कि बेसिकली ये किस तरीके से दिखता है? एक एग्जांपल तो मैंने आपको टावर ऑफ हेनॉय का दिया, एक मैं फैमिलियर एग्जांपल, वैसे मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू फाइंड इट आउट इनटू अ सेट, सेट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट पता करना, मिनिमम एलिमेंट पता करना, अगर ये होता है इसके ऊपर डिस्कशन करते। ये आपके एल्गो में नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं दूसरा डिस्कशन करता हूं। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट विथ रिस्पेक्ट टू द हाइपर क्यूब। अगर मैं हाइपर क्यूब के बारे में डिस्कस करूं, लेट्स कंसीडर कि पहला हाइपर क्यूब हमारा ये होता है और दूसरा हाइपर क्यूब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा दूसरे तरीके का हाइपर क्यूब होता है। ठीक है, ये हमारा, ये अगर मैं इसको Q1 लूंगा तो ये हमारा Q2 होगा। और अगर हमारे पास में, ठीक है, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब अगर यही चीज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, लेट्स कंसीडर कि दिस, अब ये क्या हमारा Q3 होता है। हाइपर क्यूब वाला रिलेशन देखना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट लेते हैं, फिर ये वाला स्टेटमेंट ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वाला इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब अगर मैं लिखूं कि लेट्स कंसीडर कि a ऑफ n का अगर मुझे हाइपर क्यूब बनाना है, अब जैसे मैं अगर मुझे a ऑफ 3 का हाइपर क्यूब बनाना है, कि अगर a ऑफ 3 का हाइपर क्यूब, तो मैंने क्या किया, एक a2 यहां पर ले लिया, एक a2 यहां पर ले लिया, ये मेरा a1 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे a3 कैलकुलेट करना है, आप a3 और q3 को इंटरचेंज करते रहो। जैसे कि मुझे अगर a3 कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या किया, एक a2 लिया, एक a2 लिया, तो आई विल राइट 2 टाइम्स ऑफ a2। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने जो एक्स्ट्रा 4 एजेस लगाए, एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एजेस, देन आई कैन राइट कि इट विल बिकम 2 रेज़ टू 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जब कभी भी मुझे a ऑफ 3 कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, आई विल ट्राई टू कैलकुलेट कि 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 2 स्क्वायर। अब अगर मुझे a2 कैलकुलेट करना होगा तो मैं लिखूंगा कि मैंने 2 a1 लेके आया, एक a1 यहां पर लाया, एक a1 यहां पर लाया, सच दैट उसके बाद में एक्स्ट्रा मैंने लिखा 2 रेज़ टू 1। तो मेरी इक्वेशन कैसे बन के आ गई, मेरी इक्वेशन a2 2 रेज़ टू 2, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ a1, ठीक है, उसके बाद में 2 रेज़ टू 1। अब अगर a3 कैलकुलेट करना होगा तो 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 2 रेज़ टू 2। अब अगर मुझे यहां पर ये कैलकुलेट करना होगा a of n plus 1, it will become 2 times of a of n plus 2 raised to n। तो ये जो है ये नॉर्मल मेरा होमोजीनियस का इक्वेशन है,
ठीक है, लेकिन ये जो चीज आ गई ये मेरी क्या है, दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एन एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो ये इक्वेशन जो होगा दैट इट विल बिकम द नॉन होमोजीनियस का इक्वेशन। समझ में आ गया, ये हाइपरक्यूब की इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़े टाइम के बाद में, बट फिलहाल के लिए जो है वो सिर्फ मैं आपको ये सिखा रहा था कि हाउ टू गेट और हाउ टू फाइंड इट आउट कि नॉन होमोजीनियस कैसा दिखता है। तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कि यहां पर ये नॉन होमोजीनियस हमारा कैसा दिख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया? मैंने हाइपर क्यूब को ग्राफ थ्योरी में रिलेट किया था, सेट थ्योरी में रिलेट किया था, अब मैंने रिकरेंस रिलेशन कॉम्बिनेट्रिक्स में रिलेट कर दिया। क्लियर है सबको? समझ में आ गया ये वाली चीज? ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? तो दिस इज जस्ट टाइप टू फाइंड इट आउट कि आपका हाइपर क्यूब किस तरीके से दिखता है। क्लियर? देन फटाफट रिप्लाई करो भाई लोग, ठीक है? ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जैसे एक इक्वेशन मैंने यहां पर लिखा है कि a ऑफ n माइनस 3 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1 एंड देन इट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ say ऑफ 7 ऑफ n एंड लेट्स कंसीडर कि a0 की वैल्यू वी आर गेटिंग एज ए 2। देखो, जब कभी भी हमारे पास में होमोजीनियस और नॉन होमो, ये एक इक्वेशन मैंने रैंडमली लिख दिया है, ठीक है, रैंडमली लिख दिया। जब कभी भी हमारे पास में दो इक्वेशन आए तो हमको टोटल सॉल्यूशन पता करना है, ठीक है? ये जो टोटल सॉल्यूशन आएगा जिसको हम लोग a ऑफ n लिखते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो हमें a ऑफ n होमोजीनियस के लिए करना है और एक तो a ऑफ n जिसको हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहा जाता है इसे। कहने का मतलब ये है कि पहले तो हम होमोजीनियस का पता कर लेंगे जो हम लोगों ने कल पता किया था इन द सेम फॉर्मेट, उसके बाद में ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आज का टॉपिक है। अब अगर मैं इसको होमोजीनियस के लिए फॉर्मेट में पता करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, a ऑफ n माइनस 3 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1, इसको मैं 0 लेके सॉल्व कर लूंगा। जितने तरीके के सारे टाइप बताए थे ये होमोजीनियस सॉल्यूशंस में उतने ही अपने को सारे टाइप मिलेंगे। अब अगर इसको हम लोगों ने क्या कल कंसीडर किया था, इसको कंसीडर किया था कि x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। अगर ये रेफरेंस पॉइंट लूंगा, इसमें तो एक ही इक्वेशन बनेगी हमारी, तो ये क्या आ जाएगा, x इट इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं रूट्स के ऊपर जाऊंगा कि व्हाट आर द रूट्स वी विल बी गेटिंग, अब ये रूट्स जो होगा दैट a ऑफ n होमोजीनियस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, इट विल बिकम 3 रेज टू n और ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका ये जो फॉर्मेट है ये तो हमारे पास में हमको मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पता करना, कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कैसे पता करते हैं। जब कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल आए तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है दैट इट विल बिकम अ कोएफिशिएंट a एंड 7 रेज टू n, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सब्स्टिट्यूशन है। अब ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब थोड़ा सा डाउट आएगा कि सर इसको कैसे, जैसा कि अब हम लोग ने कल जो है वो शॉर्टकट सीखा था, ठीक उसी तरीके से ये भी शॉर्टकट है। कहने का मतलब है कि अगर आपको 2 रेज टू n आता है तो यू विल राइट a 2 रेज टू n, अगर आपको 3 रेज टू n आता है यू विल राइट a 3 रेज टू n। फिलहाल के लिए मैं इतना ही सिखा रहा हूं। तो हमने क्या किया, हमको कुछ नहीं करना है, हमने ये कोएफिशिएंट 5 था उसके जगह पर a लिखा है, चाहे कुछ भी है, 2 रेज टू n है, वी विल राइट a 2 टाइम्स ऑफ n, 3 रेज टू n a 3 रेज टू n। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग सा मेथड है। हम क्या करेंगे, इस चीज को वी विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट हियर। अगर इस चीज को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा देन व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग a एंड देन 7 रेज टू n माइनस 3 7 रेज टू n माइनस 1 एंड देन इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ 7 रेज टू n, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको क्या करूंगा, आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मेरा यहां पर जो है मेन इंटेंशन जो है 3 टाइम्स ऑफ 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, यहां पर जो मेरा मेन इंटेंशन है वो मेन इंटेंशन मेरा बेसिकली यही है, ठीक है, कि मुझे एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करके लेके आना है। अब ये एक ही वैल्यू को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ट्राई टू डिवाइड बाय 7 या ट्राई टू डिवाइड बाय 7 रेज टू n माइनस 1। ये मैंने 7 रेज टू n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ये भी मैंने 7 रेज टू n माइनस 1 से डिवाइड किया, ये भी मैंने 7 रेज टू n माइनस 1 से डिवाइड किया, ये और ये कैलकुलेट चले गया। इसमें से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं
7 रेज टू n, इसमें आएगा 7 रेज टू n डिवाइडेड बाय 7, देन इट इज इक्वल्स टू -3a, और फिर ये क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 7 रेज टू n डिवाइडेड बाय 7 रेज टू n डिवाइडेड बाय 7। अब अगर आप देखोगे तो ये और ये क्या चले जाएंगे, व्हाट यू विल गेट इट, ये 7 चले जाएगा ऊपर, तो ये आएगा आपको 7a माइनस 3a एंड देन इट विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 7, तो ये आ जाएगा 4a, इट इज इक्वल्स टू 35, देन a की वैल्यू विल बिकम 35/4। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। मेन क्रिटिकल पार्ट यही है कि इसको उठा के अपने को ओरिजिनल इक्वेशन में डालना है। इसको उठा के अगर ओरिजिनल इक्वेशन में हम लोग डाल दिए तो हमको क्या मिलेगा, हमको a की वैल्यू मिल गई। तो अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, a ऑफ n p दैट वी विल गेट 35/4, क्योंकि ये a की वैल्यू है और यहां पर आ जाएगा 7 रेज टू n। अब इस चीज को मैं क्या करूंगा, टोटल सॉल्यूशंस में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। टोटल सॉल्यूशन क्या है, a ऑफ n होमोजीनियस, a ऑफ n पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या है, इट विल बिकम 3 रेज टू n c, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 35/4 इंटू 7 रेज टू n। ये क्या हो गया, a ऑफ n हो गया। पुट n इट इज इक्वल्स टू 0। अब वही इक्वेशन यूज करना जो कल करते थे, ये हो जाएगा a ऑफ 0 3 रेज टू 0 c, इट विल बिकम 35/4 एंड 7 रेज टू 0। a0 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हाउ मच वी विल बी गेटिंग, ठीक है, ये आ जाएगा 2 एंड देन इट इज इक्वल्स टू c एंड देन इट विल बिकम 35/4। इसको उधर ले लो, कितना आ जाएगा, c की वैल्यू 8, 4 और 2 8, ठीक है, 8 में से 35 गया, 27/4, c की वैल्यू विल बिकम 27/4। अब इसी चीज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट a ऑफ n, c की वैल्यू कितनी है, -27/4 इंटू 3 रेज टू n प्लस 35/4 इंटू 7 रेज टू n। दिस विल बिकम अवर सॉल्यूशन। ये हमारा जो है वो बेसिकली इक्वेशन आ गया, दैट्स इट, इसमें कुछ भी नहीं, खत्म। समझ में आ गया? बताना जरा मुझे, समझा नहीं समझा? एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करोगे क्या, किसको एक बार खुद से जरा ट्राई करना, इजी है, बस थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है कि 7 रेज टू n। हाँ, इसमें डाउट आता है कि वाई वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस। बेसिकली दिस इज अ शॉर्टकट, अगर डिटेल में जाएंगे तो वी हैव टू यूज द जनरेटिंग फंक्शन टू शो इट। ठीक है, एक बार जरा खुद से ट्राई करो, यू विल गेट इट। इसको मैंने बस, जरूरी नहीं कि 7 ऑफ n-1 से डिवाइड, अगर आप इसको कैसे सॉल्व करते हो ये आपके ऊपर है। आप 7 रेज टू n से डिवाइड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 7 रेज टू n से डिवाइड करोगे तो यहां पर एक्स्ट्रा 7 आएगा, वो 7 यहां चले जाएगा, बाद में इक्वेशन तो यही आएगी मेरी, बाद में इक्वेशन तो मेरा यही आना है। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। अरे रूट तो बड़ा इजी है यार, ये तो कल वाला ही फॉर्मेट था ना अपने पास, उसमें 2 टर्म्स आते थे, इसमें एक ही टर्म है बेसिकली। उसमें तो 2 टर्म्स आते थे, इसमें एक ही टर्म है अपने पास, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। क्या ये आ गया समझ में? जल्दी बताना मुझे।
एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं वापस से बता दूंगा। एक बार जरा खुद से ट्राई करो एंड आई विल ट्राई टू टेल यू दिस। इट इज डिपेंड ऑन अ फंक्शन। गिवन मतलब ये इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है मेरा। दिस इज माय मेन इक्वेशन। उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, एक होमोजीनियस का इक्वेशन बनाया, एक नॉन होमोजीनियस वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाया। इसको मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। नॉन होमोजीनियस वाले को हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाया, इसका सब्स्टिट्यूशन जो है वो मैंने ये वाला सब्स्टिट्यूट किया, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो मैंने बेसिकली यहां पर सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। किसमें सब्स्टिट्यूट किया, ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए थी। अब अगर ए की वैल्यू मुझे मिल गई तो ए की वैल्यू यहां पर 35/4 मिली, पर्टिकुलर सोल्यूशन में किया। उसके बाद में फिर ओरिजिनल इक्वेशंस मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। ये वाला मेरा ओरिजिनल इक्वेशन लिखा है। इस ओरिजिनल इक्वेशंस में लिखने के बाद में मैंने सी की वैल्यू कैलकुलेट की है और वही इक्वेशंस मैंने यहां पर लिख दिया, बस यही चीज किया मैंने। डन। अरे ये तो सॉल्व करने के ऊपर है यार, ये तो अपने ऊपर है कि 7 raised to n से डिवाइड करो, 7 raised to n-1 से डिवाइड करो। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अस। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को बस ये इजी लग रहा था तो मैंने कर दिया। आप 7 raised to n से डिवाइड करो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। किया खुद से किया तुम लोगों ने? ठीक है, डन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। a(n+1) 2 टाइम्स ऑफ a(n+2)(n). इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। सेम प्रोसीजर वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। a(n+1) 2 टाइम्स ऑफ a(n+2)(n). अब यहां पर मैंने a(n) होमोजीनियस इक्वेशन प्लस a(n) पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहां पर देखना कि अब a(n) होमोजीनियस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट, देन व्हाट इट वी विल बी गेटिंग इट। तो सबसे पहले मैं इसको a(n+1) लिखूंगा एंड देन इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ a(n). रेफरेंस पॉइंट ले लिया, x इट इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। तो मेरा जो रूट आया वो रूट क्या है कि इट विल बी a(n) h एंड देन इट विल बिकम 2 raised to n और ये c1 लिख लो या c लिख लो, इट डज नॉट मैटर। 2 raised to n c, ठीक है। ये रूट आया मेरा। अब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जा रहा हूं लिखने के लिए a(n) पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मैं लिखूंगा a 2 raised to n, ठीक है। जरा ध्यान देना, अब मैं लिख दिया a 2 raised to n, बट यहां पर ना मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि अगर आपका रूट कितना आ रहा है, कल वाला याद देखना, हमारा रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 2 raised to n होगा तो अब जो मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, अब जो मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा वो a 2 raised to n नहीं होगा, इट विल बिकम a(n 2 raised to n). फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका रूट जो है वो 3 है और यहां पर ये जो है ये 7 raised to n है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन a7 raised to n होगा। लेट्स कंसिडर कि अगर आपका रूट जो है वो 3 है, तो अगर यहां पर आपका f ऑफ n, लेट्स कंसिडर कि अगर ये f ऑफ n जो है ये 5 टाइम्स ऑफ 7 raised to n है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन a7 raised to n होगा। अगर आपका रूट ये है और f ऑफ n अगर 3 raised to n होगा तो ये a(n 3 raised to n हो जाएगा। दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, कल के जैसा। तो वी विल गेट a(n) और फिर ये we will be getting 2 raised to n. Now let's try to substitute here. This is a, this is n+1 and then this is 2 raised to n+1
इट इज इक्वल्स टू 2an, a रेस टू, सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज an, फिर 2 रेस टू n, राइट, क्योंकि ये 2 है और ये सब्स्टिट्यूशन है, एंड देन इट विल बिकम 2 रेस टू n, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 2 रेस टू n, इसको मैं डिवाइड बाय 2 रेस टू n किया, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 रेस टू n, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 रेस टू n, ये चले गया, ये भी और ये भी चले गया, ये एक्स्ट्रा 2 आ गया, तो दिस इज 2a, दिस इज n plus 1, it is equals to 2an plus we will be getting as a 1. Now if we will try to substitute, we will be getting 2an plus 2a, it is equals to 2an plus 1, this is 2an, this is 2an, so what we will get, 2a it is equals to 1, तो a की वैल्यू will become 1 by 2. Now try to substitute it, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये इस चीज को मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a of n पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज a की वैल्यू कितनी है, 1 by 2, 1 by 2 n 2 raised to n, सब्स्टिट्यूट कर लो इसको. अच्छा, a0 की वैल्यू, लेट्स ट्राई टू टेक द वैल्यू ऑफ a0 इज 0, देन व्हाट वी विल बी गेटिंग, a of n, दिस इज a of n h, ठीक है, a of n, दिस इज a of n h प्लस 1 by 2 n, एंड देन दिस इज 2 raised to n, इसकी वैल्यू क्या है, a of n 2 raised to n c plus 1 by 2 n and then 2 raised to n, इसकी वैल्यू will become 0, 2 raised to 0 c, this will become what, ठीक है, this will become 1 by 2 n 2 raised to n, ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा ना, ठीक है, ये 1 by 2, दिस विल बिकम 0, 2 raised to 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू विल बिकम 0, सॉरी, अगर c की वैल्यू 0 आ जाएगी तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a of n, then it will become 1 by 2 n 2 raised to n, तो what it will become, it will become a of n into 2 raised to n minus 1, this is the formula for number of edges into done. This is a formula for number of edges into hypercube. Clear है, समझा क्या करना है, ठीक है, डन ना. a रेस टू एन पी वाला क्या बताना है, मतलब इसमें अगर आपका रूट सेम होता है तो वी आर अपेंडिंग वन एक्स्ट्रा एन. कल में हम लोग यही हो रहा था ना दक्ष भाई, जब एक रूट्स हमारा सेम हो रहा था तो इसका जो रूट्स है वो मैच हो जा रहा है 2 रेस टू n के साथ में, तब हम लोग ये एक एक्स्ट्रा n लगा दे रहे हैं, ठीक है. इस तरीके से अगर आपका रूट 3 है और फंक्शन 3 रेस टू n है तो एक्स्ट्रा n आएगा यहां पर. आपका रूट अगर 3 है, फंक्शन 5 7 है, जो भी है, इट विल बी a7 रेस टू n, इट डज नॉट मैटर. एक क्वेश्चन तू सॉल्व करोगे क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो दैट. अगर दो रूट सेम होंगे तो यहां पर एक एक्स्ट्रा आएगा, आएगा क्वेश्चन आएगा सिद्धार्थ. फिलहाल के लिए सिर्फ ये समझते जाओ, एक एक टॉपिक समझते जाओ. आ गया ना सबको ये, मुझे बताओ सच में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे. ठीक है, आई गिव यू वन क्वेश्चन तो यू विल गेट आइडिया. अब जैसे एग्जांपल के लिए ठीक है,
a of n minus 3 times of a of n minus 1, it is equals to 5 times of 3 raised to n. ठीक है, and a0 is 2. Solve this. ठीक है, ये करो। इसका रूट्स पता कर लो। अगर आप इसका रूट्स पता करोगे तो रूट क्या आएगा, इसका 3 है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका रूट 3 है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है 5 ऑफ 3 ऑफ n। तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा दैट इट विल बिकम a n 3 रेज टू n। ये सॉल्यूशन, ये अप्लाई कर दो, यू विल गेट इट। आ जाएगा, इजी है, प्रैक्टिस है थोड़ी सी, यू विल गेट इट। ट्राई करो, नहीं आएगा मैं लिख के दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। This is not subscript, this is coefficient a n into 3 raised to n. आ तो रहा है, आ तो रहा है, you people are trying at least. 2 into 3 raised to n, 5 n into 3 raised to n. ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं, देख लो जरा। थ्री आ गया, ए आ गया, n माइनस 1 आ गया, 3 रेज टू n माइनस 1 आ गया, 5 इंटू 3 रेज टू n आ गया। कुछ भी डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाय 3 रेज टू n। ये a n 3 रेज टू n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू n माइनस 3a n माइनस 1 3 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू n, it is equals to 5 into 3 raised to n divided by 3 raised to n। ये चले जाएगा, ये और ये वाला 3, ये और ये, तो ये a n माइनस 3a n माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू 5। ये a n माइनस 3a n प्लस 3a इट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है,
सही है। ए एन माइनस इसमें n नहीं आएगा ना, दिस n इज वी आर डूइंग समवेयर मिस्टेक। तीन नहीं होगा, अच्छा तीन चले गया ना, राइट। दिस इज ए एन माइनस, ये तीन चले गए, ए एन माइनस वन इट इज इक्वल्स टू 5, ए एन minus a n plus a it is equals to 5. So the value of a we are getting as a 5. Now back substitution, we will be getting a of n p, this is 5 n 3 raised to n. Total a of n homogeneous, a of n particular. Homogeneous is 3 raised to n c plus it is 5 n 3 raised to n. ये हो जाएगा आपका a ऑफ n. नाउ पुट n इट इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 2 3 रेज टू 0 c प्लस 5 इंटू 0 इंटू 3 रेज टू n. व्हाट वी विल बी गेटिंग इट, c की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। वैल्यू ऑफ c विल बिकम 2, तो दिस विल बिकम a ऑफ n 3 रेज टू n इंटू 2 प्लस 5 n इंटू 3 रेज टू n. दिस विल बिकम आवर सोल्यूशन। डन। क्लियर। डन ना, जल्दी बताओ। ओके दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से सिली मिस्टेक्स तो मेरे से भी हो गई, ठीक है। इवन आई डिड द सिली मिस्टेक, ये 3 काट के मैं लिख रहा था, बट अगेन दैट इज बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस, इट इज टोटली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस। ओके, तो व्हाट इज अवर सॉल्यूशन। अगर आपका एफ ऑफ एन जो है, इफ इट इज ए कांस्टेंट, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, इट विल बी द कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर 5 ले लिया, तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा दैट इट विल बिकम ए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा रूट 3 है और ये 5 7 रेज टू n है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बिकम a टाइम्स ऑफ 7 रेज टू n। फॉर एग्जांपल अगर मेरा रूट जो है वो 3 है, ठीक है, और अगर ये इफ आई विल राइट 5 3 रेज टू n, मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बिकम a n। ठीक है, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम a n एंड देन इट विल बिकम 3 रेज टू n। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब जैसे अगर मेरा रूट जो है एग्जाम्पल के लिए 3 और 3 है, तो इसका सॉल्यूशन होमोजीनियस का क्या होगा, इट विल बिकम 3 रेज टू n c1 3 रेज टू n n c2। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरा अगर 5 3 रेज टू n है, तो इसका जो इक्वेशन आएगा इट विल बिकम a ऑफ n स्क्वायर 3 रेज टू n। क्या ये चीज समझ में आई क्या। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से हम ना
एक्सपोनेंशियल वाला कोई भी कर सकते हैं। इसमें मैंने दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो मैंने नॉर्मल कोएफिशिएंट वाला बता दिया, फिर मैंने एक्सपोनेंशियल वाला बता दिया। ये टोटली डिपेंड करता है रूट के ऊपर। अब मैं आप लोगों को नॉर्मल तरीके वाला बताता हूं। अब जैसे अगर एफ ऑफ एन आपका एन आता है, तो इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा दैट इट विल बिकम ए ऑफ एन प्लस बी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फॉर्मेट में लिखूं, अगर आपका एफ ऑफ एन एन स्क्वायर आता है तो इट विल बिकम ए ऑफ एन स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ए ऑफ एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। इसमें 3 आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर n 7 रेज टू n आएगा तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा, ये f ऑफ n देखना, अगर ये n 7 रेज टू n है तो n का सब्स्टिट्यूशन आएगा a n प्लस b बाद में 7 रेज टू n। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये n का सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके पहले अगर मैं यहां पर कोएफिशिएंट नॉर्मल लिखता हूं, ये नॉर्मल वाले हैं, लेकिन अगर ये n इंटू 7 रेज टू n आया तो ये an प्लस बी, तो नॉर्मल के लिए n, उसके बाद में an प्लस बी। समझ में आई ये चीज? देखो एक्सपोनेंशियल वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉर्मल n आया तो उसका सब्स्टिट्यूशन an प्लस बी होगा। अगर n स्क्वायर आया उसका सब्स्टिट्यूशन an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी होगा। अगर n इंटू 7 रेज टू n आया तो इसका सब्स्टिट्यूशन an प्लस बी होगा इंटू 7 रेज टू n होगा। दैट्स इट। इस तरीके की ये बस इतने में आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा डिस्क्रीट वाले में। समझा नहीं समझा? बताओ। वैसे मैंने क्वेश्चंस में सारा इंक्लूड करके रखा हूं मैं, ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। इनिशियल कोएफिशिएंट अगर 1 आया तो यू कैन टेक एज अ an 1 कब आएगा? जब ये n लिखा तो यू विल बी गेटिंग an प्लस बी। एक इक्वेशन देता हूं, रुको। ठीक है, डन। 500 वाला मिल जाएगा। 3 रूट्स वाला नहीं आएगा राहुल, इतना तो नहीं आता है, बट अगर 3 रूट्स वाला आएगा तो ये इसका पावर बढ़ जाएगा और क्या। मैं इसका एक फॉर्मेट लिखा देता हूं और भी, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा और भी इजी हो जाएगा। वैसे इतने में काम हो जाएगा ब्रो आप लोगों का, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, हाँ, कल वाले ही कॉन्सेप्ट से रिलेट करेगा। अब जैसे एक इक्वेशन ये है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं, इट इज ए ऑफ एन प्लस 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए ऑफ एन प्लस 1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ए ऑफ एन, एंड देन इट इज इक्वल्स टू
3 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू n प्लस 7 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू n। ये एक इक्वेशन है। इसका अगर आप रूट देखोगे तो इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट आएगा 3 और 3। तो आप a ऑफ n क्या लिखोगे, a ऑफ n लिखोगे कि 3 रेज टू n c1, उसके बाद में आप लिखोगे n इंटू 3 रेज टू n c2, यही लिखोगे। इसका अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे, a फिर 2 रेज टू n। ये देखो ये रूट्स आपका सेम आ गया, 3 के साथ में मैच हो गया। तो एक आपने ऑलरेडी n यूज किया है, तब आप लिखोगे b n स्क्वायर 3 रेज टू n। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। आ गया? क्लियर? अरे कुछ है नहीं, बस मतलब रूट्स का ही देख के लिखना है। वैसे मैंने ये सारे टाइप इंक्लूड करके दिए हैं आपको, ठीक है। मैं उसमें से ही क्वेश्चन दिया एक्चुअली अभी वाला, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो दिस ऑल आर देयर, जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल गेट इट। इसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। मैंने एक क्वेश्चन जो है इसमें मैंने आपका ये वाला भी दिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट वाला। तो ये भी अच्छा है, जरा एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है। बाकी का नॉर्मल इक्वेशंस भी दिए हैं, अच्छे इक्वेशंस भी दिए हैं, तो यू जस्ट गो थ्रू इट। वैसे फाइल सेक्शन में ये पड़ी हुई है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपका रिकरेंस रिलेशन में मतलब जितना बताया वो तो बहुत ही ज्यादा मैंने बता दिया है, बट इतना आएगा नहीं। द ओनली थिंग रिकरेंस रिलेशन विल बी हैविंग कि हाँ कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में कैसा होगा मालूम है, फॉर्मुलेट करने के लिए दिया जाएगा। bn2 कैसे हुआ, कहां पर दोस्त, यहां पर ये n स्क्वायर है। देख भाई हमने कल, अच्छा तू मुझे ये बता, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉर्मल, ठीक है। नहीं रोजन से देखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा वैसे भी। ये देखो दो रूट्स हमारे सेम होते हैं, ठीक है। दो रूट्स अगर सेम होगा तो हम क्या करते हैं, उसको 3 रेज टू n c1 प्लस n इंटू 3 रेज टू n c2 लिखते हैं। उसके बाद में इसका रूट क्या है, 2 है, इसका रूट क्या है, 3 रेज टू n है। अगर आप इसको फॉर्मेट अगर देखोगे तो ये भी बेसिकली रूट का ही फॉर्मेट है। जैसे ये 3 रेज टू n c1 n इंटू 3 रेज टू n, इसका रूट है 2, तो ये इससे मैटर ही नहीं करता, तो मैंने 8 2 रेज टू n लिख दिया, प्लस 7 रेज टू 3n है, इसका रूट है 3, तो ये दो रूट मिल गए और ये मिल गया, दैट इट विल बिकम n स्क्वायर, क्योंकि एक ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम लोग। तो इसका रूट भी तो देख लो ना, इसका रूट कितना है, 2 है, इसका रूट कितना है, 3 है। अगर ये देखोगे तो ये इसके फॉर्मेट में दिख रहा है। समझा? और किसी को कोई प्रॉब्लम? इट इज वेरी इजी यार। I gave you this thing, this slide is very important related to this। मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया, देखो यहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर रूट आपका 2 बार 3 आया तो हमने एक बार 3 रेज टू n लिखा, फिर 3 रेज टू n लिखा, फिर इसका रूट क्या है, 3 ही मिल गया, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन विल बिकम an स्क्वायर, फिर उसके बाद में 3 रेज टू n। समझ में आ गया? नहीं, आज ये आपकी लास्ट क्लास है ऑफिशियली, ठीक है, डिस्क्रीट मैथ्स की। उसके बाद में मैं अब क्या करने वाला हूं, कुछ दिनों के बाद में, ठीक है, यस दीप्ति वी कैन से दैट, ठीक है, कुछ दिनों के बाद में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है,
हाँ, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे आज हमारी क्लास खत्म हो गई, उसके बाद में मैं आप लोगों को करीब 1 हफ्ते 10 दिन का गैप दूंगा। उसके बाद में 7 to 10 डेज के बाद में मैं आप लोगों को, ठीक है, ऑफिशियल पीडीएफ के तौर पे मैं बैचेस में लगवा दूंगा क्वेश्चंस। उसके बाद में 2 या 3 दिन का टाइम दूंगा, फिर मैं लाइव आके डिस्कस कर लेंगे, तो इससे टाइम सेम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मेरा प्लान है। तो थोड़ा 7-10 दिन के लिए परेशान मत करना, क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन क्या, वेट कर लो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हो गया? मैंने शीट इंक्लूड कर दी है, उसमें मैं प्रॉब्लम भी क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों के। हाँ, तब तक रिवीजन कर लो, उसमें मैं प्रॉब्लम भी क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों को। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोगों का। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्राफ थ्योरी में, इसलिए तो मैंने वो 4 पेपर आप लोगों को लगवाया हूं। 4 पेपर मैंने बोला है कि उसको डाउनलोड करके रखो। मेरे हिसाब से ग्राफ थ्योरी में आपको मैट्रिक्स वाले के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, जो मैं होमवर्क में दूंगा। सेट थ्योरी में आपको ग्रुप थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, हो सकता है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक चल रहे हैं। लॉजिक में नेस्टेड के ऊपर एज यूजुअल, नेस्टेड पिछले बार पूछा था, इस बार प्रपोजिशन भी पूछ सकता है। कॉम्बिनेट्रिक्स में आई वुड से कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस या जनरेटिंग फंक्शन, ये 2 टॉपिक के ऊपर आ सकता है, जनरेटिंग फंक्शंस के ऊपर आ सकता है। और ये वाला ही फॉर्मेट जो कल मैंने बताया था ना, इस तरीके के रिकरेंस रिलेशन के साथ में रिलेट करके, इस वाले के ऊपर आ सकता है। तो ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पढ़ लेना। इनके क्वेश्चंस जो है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस जो है, वो मैं आप लोगों को सेम प्रोसेस होगा भौतिक। नाइनटी सिक्स में सेट थ्योरी में 7 क्वेश्चंस थे। अब एक्चुअली सेट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें फंक्शंस रिलेशन ऐसा बोलूंगा नहीं कि मैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि नहीं आएगा, ये तो मैं नहीं बोल सकता कि नहीं आएगा, लेकिन वो बड़े इजी इजी क्वेश्चंस हैं सेट के फंक्शंस वाले, रिलेशंस वाले, वो तो आप ऐसे 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 खटाखट उड़ा दोगे। ग्रुप थ्योरी वाले प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, तो वो ले लूंगा मैं। ठीक है, नील मैंने वो नहीं करवाया है, 96 वाले प्रोफेसर अभी अवेलेबल नहीं होंगे। Yes, it was a great journey with all of you. Thank you. Thank you so much to all of you. Thank you. Thank you so much. Yeah, it was great journey. काफी हम लोग ने पढ़ा, 1.5-2 महीने हम लोगों ने पढ़ा है। थैंक यू सो मच। और एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी को मैंने ज्यादा डांट वाट दिया होगा तो, ठीक है। पता नहीं तुम लोग, कुछ लोग प्रैक्टिस सेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, तो उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। क्या मतलब, ऐसा थोड़ी है कि फेयरवेल स्पीच या इस टाइप का, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं यही उनको बोलना चाहूंगा कि मतलब इसमें से भी कुछ बच्चे हैं जो रैंक देंगे, मुझे मालूम है, मैंने उन लोगों का नाम लिखा है, बट उनको मैं बताना नहीं चाहता। उनको इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो, और वो अगर पढ़ रहे हैं तो फिर उनको लगा कि नहीं, मेरी रैंक तो आई गई है। मतलब जो उनको रिजल्ट मार्च में मिलने वाला है वो मैं अभी बताऊंगा। मैं इतना भी श्योर शॉट नहीं हूं। हाँ, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर वो प्रैक्टिस करेगा, अगर वो रिवीजन करेगा, तो ही रैंक आएगी। ठीक है, 11 जून को मैंने स्टार्ट किया था, जून जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट 2 मंथ। यस, थैंक यू सो मच।
टमाटर वाला भी आज लास्ट क्लास है भाई। टमाटर बेचना छोड़ो और जो है ना वो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, देखो मैं ना एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों को कि भाई जितनी भी प्रैक्टिस कर सकता है उतनी प्रैक्टिस कर ले। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल दिया आपने। आई वुड से देखो मैं ना मतलब पता नहीं मैं उतना बोल नहीं पा रहा हूं आज, बट आई वुड बी सेइंग सिंपल। बाकी का तो मैं रहूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। आई विल बी देयर टू टिल योर जर्नी एंड आफ्टर द जर्नी ऑल्सो, ठीक है। जैसे बहुत लोग थे मेरे साथ में, जो मेरे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, अच्छे जगहों पे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने मैसेज किया कि उसको 9.3 सीजीपीए मिला आईएससी बैंगलोर से, वो एक अच्छा था। फिर एक दूसरा है जो रिसर्च कर रहा है एआई में, दास गुप्ता नाम था उसका, है वो है। तो ऐसे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आप लोग भी अच्छे बच्चे हो, आप लोग भी रहोगे आगे, फ्यूचर में भी रहोगे, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और पढ़ाने में बस वही मजा आता है कि मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि हमारे स्टेटमेंट्स जो है ना वो आपकी लाइफ बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है मालूम है, अगर कोई बच्चा इस समय देखो होता क्या है कि अगर ये एक बच्चा है, ठीक है, ये इस टाइम डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसको ऐसा लगता है कि मैं ना या तो गेट छोड़ दूं या गेट के लिए पढ़ूं, तो वो डिले में रहता है। अगर उसने गेट छोड़ दिया तो उसकी एक डिफरेंट लाइफ हो जाती है, ठीक है। अगर वो उसने गेट पढ़ा तो वो उसकी डिफरेंट लाइफ होगी। तो यहां पर जो स्टेटमेंट देता है वो हम स्टेटमेंट देते हैं। आई थिंक आई शुड नॉट से समथिंग। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड सी यू, बाय।